छायावाद हिंदी कविता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, अद्वितीय, बेमिसाल। इस युग के जो चार महत्वपूर्ण कवि हैं, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, सिर्फ हिंदी जगत में ही नहीं बल्कि अन्य भाषाओं में भी इनकी चर्चा होती है। अपनी कविता के लिए, अपने योगदान के लिए ये जाने जाते हैं और आगे भी जाने जाएंगे। छायावाद शब्द का जब प्रयोग हुआ तो आलोचना जगत में विवाद उठ खड़ा हुआ। कौन सी कविता छायावाद के अंतर्गत होगी, कौन सी नहीं होगी। जैसे प्रगतिवाद कहते हैं, प्रयोगवाद कहते हैं, यथार्थवाद कहते हैं, तो रचनाओं के बुनियादी स्वरूप का ज्ञान होता है कि अमुक कविता प्रगतिवाद के अंदर आएगी और अमुक कविता प्रयोगवाद के अंदर आएगी। लेकिन छायावाद के साथ ऐसा नहीं है। छायावाद शब्द से किसी खास रचना का, किसी खास प्रवृत्ति का बोध नहीं होता है। नतीजा है कि छात्रों को समझने में मुश्किल होती है। और शुरुआती दौर में तो ऐसा हुआ कि छायावाद से रहस्यवाद का संबंध जोड़ दिया गया। मुकुटधर पांडे ने 1920 में श्री शारदा पत्रिका में जो विश्लेषण विवेचन किया पहली बार, तो छायावाद से रहस्यवाद का संबंध जोड़ा और लंबे समय तक छायावादी कविता को रहस्यवादी, रहस्यवादी कविता को छायावादी कहने की परंपरा चलती रही। लेकिन अब काफी विवेचन के बाद, आलोचना के बाद, समझदारी के बाद रहस्यवाद और छायावाद दो स्वतंत्रवाद हिंदी साहित्य में स्थापित हो चुके हैं। रहस्यवाद में ऐसा होता है कि अव्यक्त, निराकार, प्रिय के प्रति प्रणय निवेदन होता है। वही छायावाद का जो विषय है वह पूरी तरह से लौकिक है। लौकिक का मतलब है लोक से, प्रेम, सौंदर्य, समाज आदि से इसका संबंध है। आप जानते हैं कि 1918 से लेकर 1938 के बीच का जो साहित्य है वो छायावाद के अंतर्गत है। यह दौर ऐसा है कि आज़ादी की लड़ाई की तैयारी भी हो रही थी, कई तरह के आंदोलन हो रहे थे और उन आंदोलनों के बीच ये रचनाएं हो रही थी। तो जाहिर था कि उसका असर, आंदोलनों का असर, देशभक्त लोगों ने जो काम किया उसका असर तो पड़ना ही था, तो इस पर भी पड़ा है। कुछ विशेषताएं, कुछ प्रवृत्तियां जो छायावाद की हैं मुख्य, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। पहली जो प्रवृत्ति है, जो विशेषता है इसकी, वह है वैयक्तिकता। पहले के जो कवि होते थे वो सामाजिकता, बाहरी चीजों के बारे में वर्णन करते थे। आंतरिक जो अनुभूतियां थी, जो व्यक्तिगत अनुभूतियां थी, उन अनुभूतियों को वो त्याग देते थे। लेकिन छायावादी कवियों ने व्यक्तिगत अनुभूतियों को बहुत ही निर्भीकता और साहस के साथ व्यक्त किया। एक तरह से आत्मकथा उनका प्रिय विषय बन गई। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने तो घोषणा ही कर दी कि मैंने मैं शैली अपनाई। ये मैं शैली न रीतिकाल में है, न द्विवेदी युग में है, न भारतेंदु में है। यह शैली छायावाद में है। सुमित्रानंदन पंत ने उच्चभाष में अपनी एक तरह से प्रेम घोषणा करते हैं, बालिका मेरी मनोरम मित्र थी। यह घोषणा पूर्व में संभव नहीं थी। समाज की जो वर्जनाएं थी, समाज की जो दबाव थे, उसमें ये बातें कही नहीं जाती थी जो छायावादी कवियों ने कही। पंत ने आंसू, उच्छ्वास और ग्रंथि नामक जो काव्य कृतियां हैं इनकी, उसमें अपनी प्रेमानुभूतियों को
शब्द दिया और खुलकर अपनी बातें कही। जयशंकर प्रसाद की जो कृति है आंसू, वह तो मूलतया प्रेम काव्य ही है। ये अलग बात है कि प्रेम काव्य को एक आवरण रहस्यात्मकता का और लोक मंगल का एक आवरण डालते हैं। पंत ने भी पवित्रता का आवरण डाला। कहा उन्होंने, कभी तो अब तक पावन प्रेम नहीं कहलाया पापाचार, हुई मुझको ही मदिरा आज, हाय यह गंगा जल की धार। गंगा जल की धार, प्रेम की धारा। लोगों ने मदिरा जैसी बातें कहने की कोशिश की। व्यक्तिगता का प्रसार जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी हुआ। निराला का विप्लवी बादल व्यक्तिक विद्रोह का अग्रदूत ही है। सरोज स्मृति एक महान कविता है। आप सब जानते हैं कि सरोज उनकी पुत्री थी। उनके निधन के बाद जो शोक गीत उन्होंने गाया, वह गीत है सरोज स्मृति। बनवेला में भी विद्रोह प्रखर है। नामर्ष ने कहा कि ये रचनाएं कवि की आप बीती से अनावृत आख्यान है। जिस तरह की निजी बातें यहाँ खरे ढंग से कही गई हैं, हिंदी में पहले कभी नहीं कही गई। पंत और प्रसाद पुरुष होकर सामाजिक वंचनाओं के दबाव में थे, तो महादेवी वर्मा अतिरिक्त दबाव में थी। वह तो औरत थी, इसलिए उन्होंने रहस्य गीत लिखे। दूसरी जो विशेषता है, वो विशेषता है सौंदर्य का सूक्ष्म स्तर पर उद्घाटन। छायावादी कवियों ने प्रकृति में छिपे हुए सूक्ष्म और अज्ञात स्तरों को अभिव्यक्त किया। तुलना कर सकते हैं, देख सकते हैं द्विवेदी युगीन कविता कैसी थी और छायावादी कविता कैसी हुई। द्विवेदी युगीन कवि हरिऔध ने सांझ का वर्णन इन पंक्तियों के माध्यम से किया है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अवराजती, कमलनी कुल बल्लव की प्रभा। और मिलाइए, मिलान करिए छायावादी जो कवि हैं निराला, उनकी पंक्तियों से। तिमरांचल में चंचलता का नहीं आभास, अलसता की सी लता, किंतु कोमलता की वह बेला, सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाँ, छाह के अंबर पथ से चली। दोनों कविता में, कविता अंश में सांझ का वर्णन है, लेकिन कितना अंतर है। नामवर सिंह ने कहा, कहाँ तो शांत गगन में लोहित रंगों की चटक मटक, और कहाँ निष्पंद तिमरांचल अलसता की लता तथा नीरवता युक्त छाह का संचलन। तीसरी बात यह हुई कि नारी के स्वस्थ और भावात्मक सुषमा की प्रतिष्ठा हुई। रीतिकाल को आप जानते हैं। रीतिकाल में क्या हुआ कि नारी को केंद्र में रखा गया और भोग्या बनाकर उसका वर्णन किया गया। नारी की जिन भावों को कमान समझा गया, छायावादी कवियों ने उन्हीं भावों में करुणा देखी। करुण भावों में था आकाश। कामायनी में नारी का जो भव्य लज्जा का चित्रण हुआ है, वह संपूर्ण भारतीय साहित्य में अद्वितीय है। और याद कीजिए निराला की कविता सरोज स्मृति, जिसमें अपनी पुत्री के सौंदर्य का वर्णन किया है। कोई मामूली काम नहीं है। अपनी पुत्री के सौंदर्य का वर्णन, युवा अवस्था का वर्णन कोई सामान्य काम नहीं है। और उन्होंने किया, तू खुली एक उच्च आवाज संग, विश्वास स्तब्ध बंद अंग अंग, नत नैनों से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर थर। और प्रसाद ने तो सौंदर्य को उज्जवल वरदान चेतना का कहा, तो महादेवी वर्मा ने कहा, सौंदर्य की स्थूल जड़ता से मुक्ति मिलते ही नारी के समान ही रहस्यमय शक्ति और सौंदर्य प्राप्त हो गया।
जिसने मानसिक जगत से पिछली संकीर्णता धो डाली। नारी के बारे में जो संकीर्णताएं थीं, उन तमाम चीज़ों को छायावादी कवियों ने एक स्वस्थ मानसिकता के साथ वर्णन किया। चौथी बातें थी भावुकता और कल्पना। एक तरह से भावुकता और कल्पना पर्याय ही है छायावादी कविता का। नामवर सिंह लिखते हैं, यूँ तो यह कहना कठिन है कि भावुकता ने कल्पना शक्ति को जागृत किया या कल्पना शक्ति ने भावुकता को। फिर भी यह निश्चित है कि छायावादी भावुकता और कल्पना में अन्योन्याश्रित और अभिन्न संबंध है। छायावादी काव्य में उच्छल भावुकता और कल्पना कविता का तो पर्याय ही बन गई थी। निराला ने कविता को कल्पना के कानन की रानी और पंत ने कविताओं को कल्पना के से विहुअल बाल कहा। वर्तमान से जब कवि निराश हो जाता है तो अतीत की सुखद कल्पनाओं में डूबता है। कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन, वह सुवर्ण का काल, भूतियों का दिगंत छवि जाल। पंत कहते हैं, कमानी का मनु आह भरता है, आह कल्पना का सुंदर वह जगत मधुर कितना होता, सुख सपनों का दल छाया में पुलकित हो जगता सूता। अतीत की याद जब वर्तमान विध्वंसकारी होता है तो यह अतीत उसके सामने आता है। छायावादी कवियों ने सौंदर्य का जो वर्णन किया है उसमें वर्ण भी है, ध्वनि भी है, गंध भी है, स्पर्श भी है, रस भी है। पांचवी बात है जो विशेषता है, तत्कालीन समस्याओं की अभिव्यक्ति उन्होंने की। जो समाज चल रहा था, आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, बहुत विभिन्न तरह के जो वर्ग थे, छोटे छोटे जो पीड़ित थे, प्रताड़ित थे, उन पर उन्होंने टिप्पणी की, उनके बारे में कविता की। किसान के बारे में लिखते हैं निराला, विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विप्लव के वीर। बादल को संबोधित करते हुए उन्होंने अपनी बात कही है, किसानों के बारे में चित्रण किया है। सामंती मूल्यों के खिलाफ सभी कवियों ने संघर्ष किया। तिरस्कृत जो विधवा थी उसको उन्होंने इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी कहकर पुकारा। भोग्या नारी के संग में पावन गंगा स्नान, उसे देवी माँ सहचरी प्राण कहा। तो एक तरह का जो बदलाव है, सामंती मूल्यों के खिलाफ जो संघर्ष है, वो आप देख सकते हैं इन कविताओं में। देश प्रेम का गान गाया, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है, जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है जागरण गीत के रूप में। हिमाद्रि तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। निराला ने कहा, शेरों की मांग में आया है आज स्यार, जागो फिर एक बार। आप जानते हैं ब्रिटिश हुकूमत थी, तमाम तरह की मुश्किलें थी। उन मुश्किलों के बीच में कवियों ने जो बात कही वो बेमिसाल थी, और इन कविताओं के माध्यम से लोगों ने सहारा पाया, विश्वास पाया और संघर्ष करने की प्रेरणा पाई। छठी जो बात है वह रूप विन्यास, पद विन्यास और खुले हुए छंद के बंध के बारे में है। रूप विन्यास में देखा गया कि विराट उपमाएं, चित्रात्मक भाषा, सूक्ष्म इंद्रिय चित्र, प्रतीक योजना आदि आप देख सकते हैं। पद विन्यास में तत्सम शब्दों के प्रयोग में नवीनता आई, नवीन तद्भव का प्रयोग किया गया, अंग्रेजी से भी अनुवाद हुए। नाद चित्र शब्द संगति, शब्द चयन में कवि की विशेषता रही। जो छंद थे वो मुख्य छंदों का प्रयोग हुआ, छंद टूट गए, नई भावनाओं के प्रवाह में जो पुरानी चीजें थी वे टूटने लगे,
प्राचीन छंदों का नवीनीकरण हुआ, वाक्य विन्यास पर भी भावावेग का प्रभाव पड़ा। छायावाद में एक जो मुश्किल है और उसकी चर्चा हम लोगों को करनी चाहिए वह यह है कि प्रेमचंद का समय यही है। प्रेमचंद की कहानियों का, उसके उपन्यासों का जिक्र छायावाद में नहीं होता है। वजह यही हुई कि छायावाद की चर्चा कविता केंद्रित चर्चा होकर रह गई है। तो कहीं न कहीं जो गद्य उस समय का था वह भी महान गद्य था। प्रेमचंद का गद्य कोई सामान्य गद्य नहीं है। उसको छायावाद में शामिल करके एक समेकित ढंग से छायावाद के बारे में सोचना चाहिए। आप सब लोग हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, सुन रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं। वीडियो आप देखें, सब्सक्राइब करें और हमारी मदद करें, आप भी मदद पाएं। आप सबों को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।